नमस्कार मित्रों, हिंदी सेवियों, प्यारे बच्चों और हिंदी भाषा के प्रति प्रेम रखने वाले हिंदी सेवियों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आपने मेरा वीडियो देखा हिंदी के विषय में, जो मैंने अपने हिंदी भाषा के महत्व के ऊपर पीछे दिया था। आज हम आपको बता रहे हैं, आओ हिंदी सीखें। हिंदी क्यों सीखें? क्योंकि इस पर हमारी दो पंक्तियां हैं, आपको मैं उससे शुरू करना चाहता हूं अपनी वाणी को। हिंदी है भाषा मेरी, हिंदी है भाषा मेरी, हिंदी है पहचान। हिंदी है भाषा मेरी, हिंदी है पहचान। माँ की ममता वाली लोरी, माँ की ममता वाली लोरी, हिंदी मेरी शान। तो हिंदी हमारी शान है, हमारी पहचान है, इसलिए हमें हिंदी सीखना है। और कैसे सीखना है ये मैं आपको बताऊंगा आज के इस YouTube चैनल पर। मैं प्रेम कुमार शुक्ल आप सभी को हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आप लोगों का जो प्यार लगातार मिल रहा है, और एक ही अभियान है जो चल रहा है कि हिंदी को कैसे सीखें और हिंदी को अपनी भाषा मान करके अपना प्यार दें। क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके व्याकरण को सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि व्याकरण से भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है। व्याकरण से भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है, इसलिए व्याकरण सीखना जरूरी है। और यहाँ पर हिंदी के परम विद्वान श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा है, जो पुरोधा थे हिंदी व्याकरण के, कि केवल व्याकरण पढ़ लेने से मनुष्य अच्छा वक्ता नहीं बन जाता। केवल व्याकरण पढ़ लेने से मनुष्य अच्छा वक्ता या नहीं हो सकता, या लेखक नहीं हो सकता है। विचारों की सत्यता या असत्यता और विचारों की महत्ता से वो व्यक्ति अच्छा लेखक या वक्ता हो सकता है। तो यहाँ व्याकरण ज्ञान से ही बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है, ये बात आपको समझनी चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिंदी व्याकरण के पुरोधा श्रीमान कामता प्रसाद गुरु जी ने जब व्याकरण लिखा था उन्होंने कही। और भाषा में व्याकरण की भूल होने पर हो या ना हो, लेकिन विचारों की भूल हो सकती है, इसलिए व्याकरण सीखना जरूरी है। क्योंकि व्याकरण में नियम होते हैं और नियमों को जानना बहुत जरूरी है। व्याकरण की सहायता से हम केवल शब्दों का शुद्ध प्रयोग ही नहीं सीखते हैं, वरन भाषा का व्यवहार भी सीखते हैं, और इसलिए हमें व्याकरण जानना जरूरी है। किसी भी भाषा के पूर्ण ज्ञान के लिए भी उसका व्याकरण जानना बहुत आवश्यक है। किसी भाषा के पूर्ण ज्ञान के लिए उसके व्याकरण को जानना बहुत जरूरी है। व्याकरण को शास्त्र कहा जाता है। कुछ लोग इसको कला भी मानते हैं। व्याकरण नियमबद्ध होने की वजह से शास्त्र है, लेकिन जब व्यवहार में उतारते हैं तो वो कला के रूप में भी सामने आता है। इसलिए व्याकरण शास्त्र भी है और कला भी है। शुद्ध प्रयोग, नियम भाषा को शुद्ध सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए हम व्याकरण को सीखते हैं। एक बात और कामता प्रसाद गुरु जी कहते हैं कि विचारों की शुद्धता तर्कशास्त्र से आती है। अगर आप वैचारिक शुद्धता के लिए प्रयास करते हैं तो अब आपको तर्कशास्त्र पढ़नी चाहिए। और आप अगर भाषा को रोचक बनाना चाहते हैं, भाषा को आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो आप भाषा को प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो आपको साहित्य शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। ये बात कामता प्रसाद गुरु जी ने कही। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बहुत लोग कहते हैं व्याकरण का मतलब क्या होता है। व्याकरण का मतलब होता है विश्लेषण करना। हम व्याकरण को विश्लेषण मानते हैं। जब भाषा का व्याकरण आता है तो भाषा का विश्लेषण। भाषा सीखने के लिए, भाषा का विश्लेषण करने के लिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। और उसको किन स्तरों पर हम सीखते हैं भाषा को, व्याकरण को, उसमें सबसे पहला है, हम भाषा के व्याकरण में 3 विचार आते हैं, उनके 3 विभाग आते हैं, और इन तीनों विभागों को बच्चों को समझना चाहिए। अगर इन तीनों विभागों का विश्लेषण अच्छे से करके, समझ करके, उनके नियमों को जान ले, तो हम शुद्ध भाषा का उच्चारण करने से लेकर उसके प्रयोग करने के अधिकारी बन जाते हैं। भाषा के 3 विभाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला, भाषा की सबसे छोटी इकाई
जिसे हम वर्ण कहते हैं, तो वर्ण विचार आता है, हमें उसको सीखना है। दूसरा आता है शब्द विचार। वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द बनते हैं, जिनका अपना अर्थ होता है, वो शब्द कहलाते हैं। और शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों के भेद, ये सारी जानकारी हम शब्द विचार के अंतर्गत जानते हैं। और जब शब्दों को जान लेते हैं तो शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली रचना को हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य विचार के अंतर्गत हम आते हैं और वाक्यों को जानते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर हम वाक्यों का भेद करते हैं, वाक्यों को सीखते हैं, वाक्यों का प्रयोग करते हैं और अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। तो इस तरह 3 स्तरों पर ये व्याकरण सीखा जाता है और इनके कुछ नियम हैं, और हिंदी में ज़्यादातर वही नियम है जो संस्कृत भाषा के नियम है। इसलिए जो लोग संस्कृत का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, उन्हें हिंदी भाषा सीखने में आसानी है, और इन नियमों को जान लेते हैं तो हिंदी भाषा बहुत सरल हो जाती है। और वाक्य विन्यास से वाक्य विचार के बारे में बता दिया है कि जो शब्दों के मेल से बनने वाले वाक्य हैं, उनको हम वाक्य विन्यास या वाक्य विचार कहते हैं, उसके अंतर्गत हम सीखते हैं। कुछ विद्वानों का मत ये भी है कि पद्य भी एक भेद है व्याकरण का, लेकिन कामसा प्रसाद गुरु जी साफ साफ मना करते हैं कि पद्य भाषा व्याकरण का भेद नहीं है, वो साहित्य शास्त्र का भेद है। और साहित्य शास्त्र में वो चीजें पढ़ाई जाती हैं जिसमें छंद, रस और अलंकार आते हैं। तो अगर साहित्य शास्त्र को पढ़ना है तो उसमें ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। और हिंदी साहित्य, इसलिए हिंदी भाषा और साहित्य कहा जाता है। तो अभी हम भाषा के बारे में बता रहे हैं, जब साहित्य के बारे में, हिंदी साहित्य के विषय को पढ़ाएंगे, खासकर जब आप देखिए हिंदी साहित्य का विषय 11वीं से शुरू हो जाता है, वहाँ पर हम जा कर के, और कुछ 9वीं क्लास और 10वीं क्लास में भी आ जाता है कहीं कहीं। तो मैं चाहता हूँ कि 9th 10th के बच्चों को और 11वीं 12वीं के बच्चों को जो साहित्य शास्त्र का परिचय है, जिसमें रस, छंद, अलंकार आते हैं, उसका भी ज्ञान हम दें। लेकिन पहले भाषा के आधार पर जो हम ज्ञान दे रहे हैं उसको वो समझ लें, उसको सीख लें, फिर हम उस पर भी आएंगे। तो मेरा प्रयास है कि हिंदी को सरल, सहज और सबके प्रयोग की भाषा बनाई जाए। हर व्यक्ति इसको प्रयोग कर सके, चाहे वो कहीं किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, किसी भी प्रदेश का रहने वाला हो। हिंदी के प्रति उसके अंदर एक आकर्षण, एक अपनत्व, एक ऊर्जा प्राप्त हो, अपने देश से साथ गौरव के साथ इसको जोड़ा जाए। इस भाषा को भारत के गौरव के साथ जोड़ने का काम करना है, क्योंकि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी नहीं गई, तो कहीं न कहीं आज़ादी का अर्थ पूरा नहीं हुआ है। हम मानसिक आज़ादी आज तक नहीं ले पाए हैं। कहीं न कहीं हमें इस बात का लोगों को बताना है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि पद्य भाषा के रूप में हम रस, छंद, अलंकार बताएंगे। और एक आपको बहुत बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ। वो बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जिस तरह हिंदी व्याकरण की पहले पुस्तकें NCERT और DBT छापा करती थी, आज वो व्याकरण की पुस्तकें बंद क्यों करती? कहीं न कहीं कोई न कोई कमी हमारी अपने आचरण में आई है। कहीं न कहीं हमारे मन में कोई न कोई बात है उन अधिकारियों के मन में कि अचानक व्याकरण की किताब के सन 2000 में वो किताबें छापती थी। NCERT और DBT मेरे पास आज भी उपलब्ध है। मैं आपको अगले चैनल में दिखाऊंगा, क्योंकि अगले चैनल पे आपको मैं ब्लैक बोर्ड में ये सब चीज़ें बताना है, और आप ये ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं पीछे। तो मेरा कहना है कि कहीं न कहीं हमारी प्रशासनिक जो पदाधिकारी लोग हैं, जो हिंदी के विकास में जिनकी जिम्मेदारी है, उनके बारे में भी मैं कहना चाहूँगा बड़े आदर के साथ, अगर आप उस विभाग में हैं, उस पद पर बैठे हैं, तो उस हिंदी भाषा के साथ न्याय करें, अन्याय न करें। क्योंकि हिंदी हमारे भारत मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी संपर्क भाषा है, हमारी राजभाषा है। तो हिंदी को हल्का न करें, हिंदी की गहराई को समझें और हिंदी के महत्व को समझें, और इस तरह से काम करें। ऐसे लोग, हम उनसे भी, उनका भी इंटरव्यू करेंगे कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। व्याकरण की वो किताब जो NCERT छापती थी दोबारा पुनर्प्रकाशित हो, अगर नहीं होती है तो किसी प्राइवेट पब्लिशर को दी जाए, और वो किताब जितनी उपयोगी है कि वो बच्चों के लिए ये सब चीज़ें सिखाने में सक्षम है। तो मेरा ये कहना है। और मैं हिंदी में आपको बता दूं कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो उसका पहला विभाग है, पहला पार्ट है,
वो है वर्ण विचार। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी मूल ध्वनि के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। मौखिक रूप में वो ध्वनि होता है, लिखित रूप में वर्ण बन जाता है। उसको नियत करने वाले जो लिपि चिन्ह है उनको हम वर्ण कहते हैं। इसके और टुकड़े नहीं हो सकते, ये सबसे छोटी इकाई भाषा की होती है। और वर्ण को सीखने के लिए, वर्ण को जानने के लिए कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक वर्ण वो जिनके उच्चारण में मुंह हमारा खुला रहता है, मुख से हवा बाहर आती है, वायु बाहर आती है और ध्वनि निकलती है, वो सारे के सारे वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं और उनकी संख्या 11 है। और जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से बाहर नहीं निकलती है, तो रगड़ कर निकलती है, या मुंह पूरा नहीं खुलता है, या स्वर वर्णों की सहायता से वर्ण बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं और उनकी संख्या 33 है। इस तरह से कुल हिंदी वर्णमाला में जो मानक हिंदी वर्णमाला है उसमें कुल 44 वर्णों का ही बताया गया है। और वर्ण है वो आगे हम बताएंगे कि उनको हम क्यों कहते हैं, लेकिन हिंदी मानक वर्णमाला में 44 वर्ण ही है। स्वर वर्ण क्या होते हैं? स्वर्ण वर्ण उच्चारण के आधार पर उनके भी 3 भेद हैं। पहले मैं स्वर वर्ण बता देता हूं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 है। अब उच्चारण के आधार पर इनके भी भेद हैं। 3 हैं, 3 प्रकार के। संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के स्वर वर्ण हैं। हिंदी में भी 2 प्रकार के हैं। तीसरा प्रकार भी हम सिखाते हैं, लेकिन 2 ही प्रकार के हैं। एक है मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, छोटी जो आवाज निकलती है जिनसे उच्चारण में मुंह थोड़ी देर खुलता है, अल्प मात्रा में खुलता है, वो मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, इ, उ और री, ये 4 ही मूल स्वर है। और इनकी सहायता से बनने वाले, संधियों के नियम से बनने वाले जो और स्वर हैं उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं और उनका उच्चारण इनसे दुगना होता है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, तो ये 7 जो है दीर्घ स्वर है। और एक और आता है प्लुत स्वर, जिसमें 3 गुना आवाज होती है, जो संस्कृत भाषा में सिखाया जाता है। संस्कृत भाषा में और भी शब्द हैं, तो उसमें हम ओम का उच्चारण करते हैं। तो इस तरह से स्वर वर्णों का ये भेद है। इसी तरह हम व्यंजन वर्णों का भेद भी बताएंगे, लेकिन ये हम अगले आपके YouTube पर बताएंगे और ब्लैक बोर्ड पर बताएंगे। तब तक के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हिंदी के प्रति अपनी रुचि आप लोग उत्पन्न करें। हिंदी से संबंधित कोई समस्या है, मैं हिंदी शिक्षकों से भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको विद्यालय में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, आपको पढ़ने पढ़ाने में कोई समस्या आ रही है, तो एक मंच है ये, आप अपनी बात यहाँ रख सकते हैं। आप आपस में हम बात कर सकते हैं और पूरे देश के अंदर जितने भी हिंदी शिक्षक हैं वो निर्विघ्न होकर के बड़ी खुशी से पठन और पाठन में और रुचि लें। और अगर कोई परेशानी आती है तो हम सब मिलकर उसका समाधान करेंगे। और विदेशों में भी जो हिंदी पढ़ा रहे हैं मैं उनको भी नमन करता हूँ, और जो उस वहाँ भी कोई परेशानी आ रही, कोई कठिनाई आ रही, तो हमारा संपर्क हमसे ज़रूर करें। मेरा संपर्क का जो उसमें दूरभाष है वो है 8130635755। तो आप लोग जरूर जुड़ें और इस हिंदी आंदोलन को बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबका दायित्व है कि हम हिंदी सीखें भी, सिखाएं भी, अपनाएं भी और दूसरों को बताएं भी। इस तरह से ये काम करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारतवर्ष की जय, जय हिंदी, जय भारत।